नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा शो है हेल्दी लंग दिखेंगे यंग। ये इसलिए क्योंकि आज वर्ल्ड लंग्स डे है। क्या आपको पता है कि देश में हर साल करीब 11 लाख लोगों की मौत अकेले लंग्स यानी फेफड़े से जुड़ी बीमारियों के चलते हो जाती है। स्मोकिंग और तंबाकू इस बीमारी की जड़ तो है ही, साथ ही बढ़ता वायु प्रदूषण भी लंग्स के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। नॉन स्मोकिंग लोगों में भी लंग कैंसर के मामले बढ़े हैं। ऐसे में आज वर्ल्ड लंग डे के मौके पर हम इसी पर बात करेंगे। एक्सपर्ट से जानेंगे कि लंग्स कैंसर के अलावा फेफड़े से जुड़ी और कौन कौन सी घातक बीमारियां हो सकती हैं या होती हैं, इनकी वजह क्या है और इसको कैसे पहचानें। मतलब जब हम ये कहते हैं ना कि फेफड़ा मजबूत रखो, तो फेफड़े को मजबूत कैसे रखा जाए, कमज़ोर जब फेफड़ा होता है तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम डिटेल में बात करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। जब तक सांस है तब तक जिंदगी। तो इन सांसों में ऐसी क्या चीज है जो हमारी बॉडी में प्राण फूंक देती है? वो है ऑक्सीजन। जी हाँ, हम जो सांसें लेते हैं उसमें मौजूद ऑक्सीजन को हमारे खून की नसों तक पहुंचाने का काम लंग्स करते हैं। अगर यूँ कहे कि लंबी जिंदगी के लिए हेल्दी लंग्स का होना बेहद जरूरी है तो गलत न होगा। ऐसे में वर्ल्ड लंग डे पर ये समझना जरूरी है कि खराब जीवन शैली, तंबाकू और बढ़ता वायु प्रदूषण लंग्स के लिए कितना घातक है। यही वजह है कि इस साल वर्ल्ड लंग डे की थीम सभी के लिए रोकथाम और उपचार तक पहुंच रखी गई है, ताकि लोगों को हेल्दी लंग के प्रति जागरूक किया जा सके। लंग से जुड़े खतरों की बात करें तो लंग कैंसर, अस्थमा, टीबी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी COPD, निमोनिया और ब्रोंकाइटिस ऐसी कुछ घातक बीमारियां हैं जो लोगों की असमय मौत की वजह बन रही है। इनमें सबसे घातक लंग्स कैंसर है। ये खासकर स्मोकिंग, तंबाकू, धुएं के संपर्क में रहने के चलते होता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री के चलते भी इस बीमारी का खतरा बना रहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में कैंसर के कुल मामलों में करीब 6% फेफड़ों के कैंसर के मामले हैं। वहीं कैंसर से होने वाली कुल मौतों में लंग कैंसर से मरने वालों की संख्या करीब 8% है। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में फेफड़ों का कैंसर ज्यादा पाया जाता है। देश में बीमारियों से होने वाली कुल मौतों में करीब 11% मौत फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के चलते होती है। फेफड़ों में होने वाले संक्रमण का समय रहते इलाज नहीं किया गया तो ये घातक साबित हो सकता है। लंग्स में मौजूद हवा की छोटी थैलियों में होने वाले संक्रमण से निमोनिया का खतरा होता है। यही संक्रमण जब लंग्स में मौजूद हवा की बड़ी थैलियों को प्रभावित करता है तो ब्रोंकाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। फ्लू और टीबी की बीमारी की वजह भी फेफड़े में होने वाला इन्फेक्शन है। इस संक्रमण की वजह वायरस और बैक्टीरिया दोनों हो सकते हैं। वही अस्थमा के होने की बड़ी वजह एलर्जी, संक्रमण और प्रदूषण है। वही सिगरेट और तंबाकू के सेवन का सीधा असर फेफड़ों पर पड़ता है। इससे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। सीने में जकड़न, सांस लेने में दिक्कत, लंबे समय तक खांसी इसके लक्षण हैं। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी OSA की बीमारी भी फेफड़ों को कमजोर करने का काम करती है। स्लीप एपनिया में सोते वक्त सांस लेने में दिक्कत होती है और बहुत कम मात्रा में हवा फेफड़ों तक पहुंचती है। फिलहाल तो रोजाना एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के साथ हम स्मोकिंग, धूल धक्कड़ और धुएं से हम जितना दूर रहेंगे, हमारे फेफड़े उतने ही हेल्दी और दुरुस्त रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अविनाश चौहान, जो कि सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं पार्क हॉस्पिटल के। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं, सीनियर फिजिशियन, और साथ ही ईरा त्रिवेदी हैं, योग एक्सपर्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज चूँकि वर्ल्ड लंग्स डे है तो इसी मौके पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने लंग्स को कैसे हेल्दी रखें, मजबूत रखें। तो मेरा डायरेक्ट और सीधा सवाल डॉक्टर अविनाश आपसे, पहला सवाल कि हमने अभी रिपोर्ट में दिखाई कि भाई कैसे कैसे क्या क्या दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी एक एक्सपर्ट के नज़रिए से आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि लंग्स कमज़ोर कैसे हो जाता है सर? बेसिकली हमें मृत्युंजय नमस्कार, गुड इवनिंग। अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो फेफड़ों को की बीमारियों को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक होती है सांस से रिलेटेड बीमारियां, एक होती है इन्फेक्शन से रिलेटेड बीमारियां। जो सांस से रिलेटेड बीमारियां होती है उसमें सबसे मोस्ट कॉमन कारण होता है जो फेफड़ों को और सांस की नली को नुकसान पहुंचाता है, स्मोकिंग, धूम्रपान। इसके अलावा दिल्ली और NCR में जिस हिसाब से हमारा पोल्यूशन का स्तर और डस्ट का स्तर बढ़ता जा रहा है, वो भी सेम इफेक्ट कर रहा है हमारे फेफड़ों को, जो कि स्मोकिंग करती है, जिससे
आगे जाके सांस की बीमारियां, कैंसर और अदर कारण क्रिएट करता है। दूसरा कारण है इन्फेक्टिशियस डिजीजेस, जो हमारी सांस से एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर फैलती है, एक इंसान से दूसरे इंसान को, जो कि हमने अभी कोरोना फेस किया, या कोई भी इन्फेक्टिशियस, वायरल, बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन है, वो सांस के थ्रू एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को प्रभावित करता है। ठीक है, यही सब कारण है जो हमारे फेफड़ों को ठीक है। नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, तो आपने ये 2-3 कारण बताया जिसकी वजह से लंग्स को नुकसान होता है, फेफड़ा कमज़ोर होता है। अब मेरा एक सवाल आपसे और होगा कि क्या ये पहचानने का कोई तरीका है कि लंग्स मेरा मजबूत है या कमज़ोर है? ये मैं कैसे पहचान सकता हूँ, या कोई कैसे पहचान सकता है? कोई तरीका है सर इसका? उसके कॉमन दो तरीके होते हैं। या तो आप नॉर्मली आपके साथ सेम एज का पर्सन या फिर सेम एज का इंसान सेम एक्सरसाइज सेम नहीं कर पा रहा, या फिर उसमें कैपेबिलिटी उतनी नहीं है, लंग कैपेसिटी कम हो गई है। इसके अलावा दूसरा जो हम कॉमनली टेस्ट करते हैं वो होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी नहीं 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 फंक्शन नहीं टेस्ट नहीं नहीं सर, सर चौहान साहब, चौहान साहब, नहीं नहीं चौहान जी, जो बात आप कह रहे हैं वो तो सर टेस्ट तो अलग, टेस्ट में तो पकड़ में आ ही जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि डेली रूटीन में क्या ये पहचान, अगर मैं मान लीजिए, क्या मैं ये पहचान पाऊंगा, या मैं मुझे क्या अभी मैं ये कह सकता हूं कि मेरा लंग्स मजबूत है या कमजोर है? किस आधार पे मैं ये कहूं कि मेरा लंग्स मजबूत है, या किस आधार पर मुझे ये लगे कि मेरा लंग्स कमजोर हो गया है? जी सर, जैसे अगर आप स्मोकिंग करते हैं और आप अपने किसी फ्रेंड के साथ एक्सरसाइज करने जाते हो, रनिंग करने जाते हो, और आप उसके जितने एफर्ट नहीं कर पा रहे हो, अगर आप उनके जितना चल नहीं पा रहे हो, बार बार आपको रुकना पड़ रहा है, या आपका सांस फूल, तो यानी कि आपका फेफड़ा खराब होना या फिर सांस की दिक्कत होनी शुरू हो गई है। ओके, ठीक है। तो मतलब कहते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, फूल रहा हो, तो आप समझिए कि आपके लंग्स में दिक्कत आ रही है, और फिर आपको जाकर चेकअप कराना चाहिए, फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी, आप हमें ये बताएं कि खान पान का जो हमारी डेली की रूटीन है, उसका लंग्स के साथ क्या कनेक्शन है, ये जरा समझाएं हमें। बिल्कुल, देखिए मृत्युंजय जी, ये समझना है कि जो हमारी लंग्स हैं, हम केवल बड़े लोगों में इसकी बात नहीं करेंगे, हम खास तौर से जो गर्भवती महिला है उस वहां से शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि जो लंग्स का डेवलपमेंट होता है वो माँ के गर्भ में होता है। और ये बहुत सारी स्टडीज बता चुकी हैं कि गर्भ से लेकर के जो 3-4 साल तक की उम्र बच्चे की होती है, वहां अगर बच्चे की जो लंग की सेहत है उस पर अगर बुरा प्रभाव पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में आने वाले जो उसके दशक होते हैं, यहाँ तक कि 70 साल तक की उम्र तक उसका बहुत दुष्प्रभाव रहता है। तो पहली बात यह है कि हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि गर्भवती महिला को भी जो है इस बात का बहुत अच्छा ध्यान रखना है कि वो अच्छी डाइट ले। जितना भी हम हेल्दी डाइट की बार बार बात करते हैं, ताजे फल सब्जियों की बात करते हैं, फ्राइड फूड से दूर रहने की बात करते हैं, तो ये सब चीजों का स्वाति ध्यान जी, गर्भवती स्वाति जी, ये बात आप बिल्कुल ठीक बता रही हैं कि हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए, लेकिन ये हम बाकी बीमारियों में भी हम इसकी बात करते हैं। देखिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए तो हर बीमारी पे लागू होता है। कुछ स्पेसिफिक आप ये बताएं कि लंग्स के लिहाज से कि क्या खाना लंग्स के लिए नुकसानदायक है, क्या खाना लंग्स के लिए फायदेमंद है, कुछ अगर इसको खास तौर पे अगर आप बता पाएं। देखिए, बिल्कुल, देखिए ऐसे खास तौर से कोई ऐसे फूड आइटम्स नहीं होते हैं जिन्हें हम बोले कि हाँ ये खाएंगे तो हमारी लंग बहुत तंदुरुस्त हो जाएगी और वरना नहीं होगी। लेकिन एक विटामिन डी जो है हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, जो कि हमारी लंग की सेहत से जुड़ा होता है, तो वो उसका हमें ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा, जैसे हम बोलते हैं कि विटामिन सी जिनमें ज्यादा होता है, यानी कि ऐसे खट्टे फल सब्जियां जिनमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, ये भी हमारी लंग्स की जो इम्यूनिटी है उसको और बेहतर करते हैं और हमारे लिए अच्छा होता है। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा फ्राइड फूड वगैरह अगर खाएंगे, देखिए लंग्स और हमारा हार्ट दोनों एक तरह की टीम है जो कि हमारे शरीर में काम करती है, और अगर इन दोनों की सेहत अच्छी नहीं होगी तो वो एक दूसरे पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ऐसी भी चीजें हैं जैसे कि जिनमें चीनी बहुत ज्यादा है, या प्रोसेस फूड्स हैं, या फ्राइड फूड्स हैं, जो कि हमारे शरीर में धीरे धीरे हार्ट को भी कमजोर करते हैं और लंग्स को भी कमजोर करते हैं। ठीक है मैम, इसकी खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत। ओके, तो क्या ख्याल रखना चाहिए खान पान में, डाइट में, ये मैम ने बताया आपको। लेकिन इरा जी, अब योग से जुड़े हुए दो सवाल हैं। पहले राउंड में मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूँ। पहला तो ये कि मान लीजिए मेरा लंग्स अभी ठीक है, तंदुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने लंग्स को मजबूत बनाए रखने के लिए कौन सा योग करना चाहिए? फिर मैं दूसरा सवाल आपसे ये पूछूंगा कि अगर किसी का लंग्स कमज़ोर हो गया है, उसमें योग की क्या भूमिका ठीक करने में हो सकती है? तो पहला सवाल तो यही कि अगर हार्ट को तंदुरुस्त रखना हो लंबे समय तक, तो योग का क्या रोल होगा और कौन सा योग उसमें करना चाहिए?
योग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरी रोल है हमारे लंग्स के हेल्थ में। और ख़ास तौर जो आज एक वातावरण है, एयर पोल्यूशन है, बहुत सारी लंग रिलेटेड डिजीज़ेस आ रही हैं एक छोटे लेवल पे और फिर एक बहुत ऊंचे लेवल पे। तो योग हमारे लिए एक बहुत ही सिंपल, बिल्कुल फ्री प्रिवेंटिव टेक्निक है। और मेरी एडवाइस ये है कि सब लोग थोड़ा सा प्राणायाम अपनी ज़िंदगी में लाएं, क्योंकि वो जब प्राणायाम करेंगे तो आपके लंग्स डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग बनेंगे। जैसे अभी डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर स्वाति ने, कि ऐसा कोई खाना नहीं है जो आपके लंग्स को डायरेक्टली ठीक करेगा। ये आपको ओवरऑल न्यूट्रिशन में ध्यान रखना है। पर प्राणायाम ऐसा है कि डायरेक्टली आपके लंग्स को टारगेट कर रहा है, मीनिंग डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन लंग्स एंड हार्ट। तो प्राणायाम रोज करना चाहिए लोगों को, खास तौर जो सिटीज़ में रहते हैं, क्योंकि आजकल हमारी सिटीज़ बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हैं। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है उनको भी रहना चाहिए, क्योंकि एयर कंडीशनिंग बहुत होता है आजकल ऑफिस बिल्डिंग्स में, सब जगह एसी। और इससे क्या होता है, हमारे लंग्स बहुत ड्राई हो जाते हैं, बहुत म्यूकस हमारा बिल्कुल जमा हो जाता है। और लॉन्ग टर्म में ये, जैसे आपने स्लीप एपनिया मेंशन किया, ऐसी प्रॉब्लम्स मेंशन की, ये थोड़े समय में आती जाएंगी। तो मैं सबको मैं आज के प्रोग्राम में 2 टेक्निक शेयर करना चाहती हूँ लंग के लिए, 2 प्राणायाम। एक होता है, सबसे पहले मैं क्रिया शेयर करूंगी। ये क्रिया इतना पावरफुल है, क्रिया का मतलब क्लेंजिंग टेक्निक। तो हमको ये करना चाहिए प्राणायाम के पहले। इसका नाम है कपाल भाती। कपाला मीनिंग स्कल, भाती मीनिंग लाइट। तो उसको हम करेंगे तो बिल्कुल एक ग्लो आ जाएगा, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे लंग्स से। तो इसमें हम क्या करते हैं कि बिल्कुल सीधा बैठते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी। आप कुर्सी, सोफा सब इसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ज़मीन पे ही बैठना है। और बिल्कुल स्ट्रेट बैक, और हम अपने एब्डोमेन से ब्रीद इन करेंगे। तो इनहेल, आपका बेली बाहर जाएगा, और एक्सहेल, और बेली अंदर जाएगा। फिर हम एक लंबी गहरी सांस लेंगे, और आप अपनी एक उंगली को नाक के नीचे ले आएं और ज़ोर से ब्लो आउट करें अपने नोज से, और अपना मुंह को बंद रखें। तो इसमें क्या होगा कि जब हम नाक से हमारी फिंगर में ब्लो करेंगे तो हमारा पेट अंदर जाएगा, और जब हम पेट जब बाहर आएगा तो ऑटोमेटिक एक इनहेलेशन अंदर जाएगी। जैसे साइकिल का एक पंप होता है, हम जब उसको पंप करते हैं तो हवा बाहर जाती है और ऑटोमेटिक एयर अंदर जाती है। तो ऐसे ही हम कपालभाति करेंगे। मैं आपको दिखा दूं, 1-2 राउंड में आपको दिखा लेती हूं, और फिर उसको आप कॉपी करिए। तो एक सबसे पहले लंबी गहरी सांस अंदर, और फिर आपको दिखेगा कि बस मेरा पेट ऊपर नीचे जा रहा है और मैं सांस को बाहर फेंक रही हूं, पर अंदर मेरी सांस ऑटोमेटिकली आ रही है। इसमें क्या होता है कि आपके लंग्स होते हैं वो बिल्कुल, जो स्टेल ऑक्सीजन होता है वो पूरा बाहर चले जाता है। और लंग्स में जो एल्वुली होती हैं, ये छोटे छोटे फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं हमारे लंग्स में, ये सब चिपक जाते हैं। ये क्रिया करेंगे तो सब खुल जाएंगे, और आपका ऑटोमेटिकली ब्रीदिंग ज़्यादा ठीक रहेगा। आपको विदिन 1 मिनट इसका महसूस होगा अपनी बॉडी में। तो ये होएगा कपालभाति। फिर आप दूसरे प्रश्न पूछ लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम सिखाऊंगी। एग्जैक्टली, ये आपने बहुत बढ़िया बताया, समझाया कि आप, जैसे आपने बहुत ही टू द पॉइंट बताया कि योग का दायरा तो बहुत बड़ा है, और योग तो आप कोई भी योग करें तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही है। लेकिन आपने ये बताया कि लंग्स के लिए कौन सा योग आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, ये आपने करके भी बताया। अब डॉक्टर अविनाश जी, आप जरा हमें ये बताइए, सर ये तो हमने लंग्स के बारे में शुरुआती बातचीत की है। अब मैं अगले राउंड में आपके पास ये आता हूँ कि कई बार हम कहते हैं भाई फेफड़ा कमज़ोर है, तो मतलब लोगों को डिटेल जानकारी नहीं होती है कि लंग्स कमज़ोर है तो क्या क्या बीमारी हो सकती है। तो जरा ये बताइए सर, लंग्स की कमज़ोरी तो अपने आप में एक बीमारी है ना, लेकिन उसमें जरा हमें डिटेल में बताइए कि किस लेवल की बीमारी क्यूरेबल है, या कौन सी बीमारी ज़्यादा क्रिटिकल है लंग्स वाली, सर ये जरा समझाइए हमें अविनाश जी। अगर हम स्मोकिंग करते हैं जिसकी वजह से एल्वेलाई डैमेज हो जाते हैं, हमारी सांस की नली सुकड़ जाती है। अगर हमने 10 to 20 ईयर्स स्मोकिंग किया है तो उसको रिवर्सिबल करने में हमें करीबन 20 ईयर्स मोर लगते हैं, बाय योगा, बाय क्विटिंग, बाय इनहेलर यूज के बाद। इवन कोई भी एक्सपोजर की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, अगर किसी पेशेंट को टीबी, कैंसर या फिर इन्फेक्शन होता है, निमोनिया होता है,
तो कोई भी इन्फेक्शन ठीक करने के बावजूद भी वो फाइब्रोटिक लीजन, मतलब कोई भी हमें मार लगती है तो निशान रह जाते हैं जिंदगी भर, तो फेफड़े का वो एरिया खराब हो जाता है, वो कभी रिवर्स नहीं होता। तो हमें इसलिए अपने फेफड़ों का ध्यान रखना चाहिए, ना ही फेफड़ों को इन्फेक्शन से बचाना चाहिए, स्मोकिंग, पॉल्यूटेड एरिया से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम पल्मोनरी में ये मानते हैं कि जो नुकसान फेफड़ों का हो गया उसको रिवर्स करने के लिए या तो लंग ट्रांसप्लांट है या फाइब्रोटिक लीजन को कभी ठीक नहीं होते, वो एरिया रिवर्स होता ही नहीं है फेफड़े का। अच्छा, रिवर्स नहीं होता है, तो उसका इलाज क्या है सर? अगर रिवर्स नहीं होगा तो क्या इलाज है उसका फिर? सर जो रिमेनिंग पार्ट है हम उसके बिहाफ पे। अच्छा, तो कितना % लंग्स अगर आपका वर्किंग काम कर रहा है तो आपका काम चल सकता है सर? ऐसा 50% सर, 50% होना चाहिए। यस सर। अच्छा, ओके। अब स्वाति मैम, आप जरा हमें ये बताएं कि हम लंग्स के बारे में अलग अलग बातचीत कर रहे हैं, आप हमें ये जरा बताइए कि एक फिजिशियन होने के नाते आप क्या सुझाव देंगी? अगर मान लीजिए किसी को अपने हार्ट को मजबूत रखना है, खान पान तो ठीक है आपने बता दिया, इसके अलावा और क्या करना चाहिए ताकि बाकी बीमारी तो कोई बीमारी आपको ना हो, लेकिन फेफड़े की बीमारी ना हो, आज चूंकि हम स्पेशल लंग्स पर बात कर रहे हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी तो मृत्युंजय जी हमारे लिए एक्सरसाइज करना, और ख़ास तौर से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, और जैसे भी अभी योगा एक्सपर्ट जो है वो सिखा भी रहे हैं कि किस तरह की एक्सरसाइजेज हमें करनी चाहिए, और ये हमें डेली रूटीन में करनी ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है कि हम बहुत गैप्स कर देते हैं एक्सरसाइज करने में, या एक दिन एक्सरसाइज करिए फिर भूल जाते हैं। तो इन्हें हमें रेगुलरली अपनी एक्सरसाइज रूटीन में लेकर के आने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो लंग्स हैं वो तंदुरुस्त रहें। देखिए, हमारी लंग्स की कैपेसिटी 6 लीटर हवा अंदर लेने की होती है, लेकिन हम अमूमन तौर पर उतना कैपेसिटी अपनी लंग्स की यूटिलाइज करते नहीं हैं। तो अगर हम अच्छे से एक्सरसाइज करें तो हमारे जो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं वो अच्छे से एक्सपैंड होते हैं, और जो हवा का आदान प्रदान लंग्स में होना चाहिए वो और बेहतर तरीके से होता है, और लंग्स हमारी लंबे समय तक चलती हैं। अच्छा, तो एक हम बात का ध्यान रखना है, दूसरा हमें डाइट का ध्यान रखना है कि हम अच्छी डाइट लें, ऐसी कोई डाइट नहीं लें जिससे कि हमारा इम्यूनिटी लेवल कम हो, या धीरे धीरे हमें कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, इन सब चीज़ों की समस्या होने लगे, तो वो हमारे लंग्स पर बुरा असर डालता है। या अगर हमें मोटापा है, यानी कि अगर हमारा वजन ज़्यादा है, तो भी हमारे को ज़्यादातर सांस से जुड़ी समस्याएं होती रहेंगी। तो इस चीज़ का हमें खास तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, हमें प्रदूषण से जितना हम बच सकते हैं उसका प्रयास हमें करना होगा, क्योंकि अब आप स्टडीज भी देख रहे हैं कि दिल्ली की बात करें तो लगभग 10 साल उम्र कम हो गई, और भारत की बात करें तो लगभग 5 से 6 साल। तो हमें एक इस चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। चौथा, हमारी हैबिट्स हैं कि देखिए, स्मोकिंग है, सिगार है, ई सिगरेट भी, खास तौर से लोग सोचते हैं कि ई सिगरेट से कोई नुकसान नहीं होगा, तो ई सिगरेट है, या जो तरह तरह के नशीली पदार्थ लिए जाते हैं सूंघने के द्वारा, हमें इन सब चीजों से अपने आप को बचाने की। ठीक है, ये सब जो बिल्कुल मैम, तो आप कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों से आपको बचना है, तभी आप अपने लंग्स को हेल्दी रख पाएंगे। लेकिन इरा जी, अभी आपने बताया कि आप अगर प्राणायाम करते हैं तो आपका लंग्स काफ़ी हेल्दी रहता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी को लंग्स की बीमारी है, फेफड़े में दिक्कत है किसी भी तरीके की, क्या उनको भी प्राणायाम करना चाहिए, या उनके लिए कुछ अलग तरीका है, उनको प्राणायाम नहीं करना चाहिए? उनके लिए क्या सुझाव? वो उनके लिए भी प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। अच्छा। प्राणायाम एक ऐसी चीज है कि इसके कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस है ही नहीं, मीनिंग इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट्स है ही नहीं। ओके। कपाल भाती जो अभी मैंने दिखाया आपको, अगर वो कुछ अगर टायरिंग है, क्योंकि हम लोग इसमें थोड़ा सा जोर लगा रहे हैं, टायरिंग हो सकता है, तो आप इसको अवॉइड करें। कभी कभी इसमें हार्ट में प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है, अगर आप इसको बहुत ज़ोर से करें, या तो उसको आराम से आप बिल्कुल करिए, बिल्कुल आराम से, क्योंकि आप अपने पेस पे करिए। अच्छा। पर मैं एक और आपको टेक्निक दिखाऊंगी जो इसको हम बोलते हैं अनुलोम विलोम, या अंग्रेजी में ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। ये एक इतना अच्छा प्राणायाम है, मीनिंग ये सबसे बेहतरीन प्राणायाम है, सबसे बेहतरीन प्राणायाम। इसको आप अगर करेंगे तो आपकी इसमें लंग स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इसमें आपका हार्ट ज़्यादा अच्छा चलेगा। ये एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, तो मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले हम अपना सीधा हाथ लेंगे, इसको हम विष्णु मुद्रा बनाएंगे इससे, ठीक है? तो विष्णु मुद्रा होता है ये। फिर आप अपना अंगूठा अपने सीधे नथेली में डालें, दूसरे 2 उंगलियां अपने उल्टी नथेली में डालें, अपना आप सीधा नथेली बंद करें और सांस लें आप उल्टी ओर से। लंबी गहरी सांस लें और फिर दोनों नथेलियों को बंद करें आप।
अपनी आंख बंद रखिए, कंसंट्रेशन रखिए। फिर अपनी आप सीधी नथेली खोलेंगे और सीधी नथेली से आप हवा को निकालेंगे। आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद रहेगा। फिर आप सीधी नथेली से सांस अंदर, फिर से दोनों नथेली बंद, और फिर सीधी नथेली को बंद करते हुए उल्टी नथेली से सांस बाहर। अब वही चीज़ हम लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट साइड से सांस अंदर, दोनों नथेलियों को बंद, और फिर सीधी नथेली से सांस बाहर, उल्टी नथेली बंद। और वही चीज़ को हम रिपीट करेंगे बार बार। इसको आप 5 मिनट करिए और आप ये कोशिश करिए कि आपकी सांस बिल्कुल लंबी और गहरी हो। ये नहीं कि आप बहुत जोर से सांस निकाल रहे हैं। जो आप सांस निकाल रहे हैं उसको बिल्कुल एक धीमे तरीके से, बिल्कुल स्लोली निकालना है आपको। तो आपको अपनी सांस को कंट्रोल करना है। जो सांस अंदर लेते हैं उसको कंट्रोल, जो सांस हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग कंट्रोल। ठीक है, तो ये 2-3 महत्वपूर्ण आसन हैं जो आपने बताया कि लंग्स को मजबूत रखने के लिए क्या करना है। जिनको नहीं है लंग्स की बीमारी वो भी कर सकते हैं, जिनको है आप करेंगे उनको भी करना चाहिए ताकि उनका लंग्स और ख़राब नहीं होगा। अब फटाफट 2-3 सवाल मैं अविनाश जी, चूँकि आप लंग्स के डॉक्टर हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये लंग्स कैंसर कैसे हो जाता है सर, फेफड़े का कैंसर? लंग कैंसर के 2 कारण होते हैं। हमारा फर्स्ट तो जो अगर एक्सपोजर है स्मोकिंग से, अगर आप स्मोकिंग करते हो तो उसमें कैंसरस पार्टिकल्स होते हैं जो कैंसर का कारण बनते हैं आगे जाके। या जेनेटिकल होता है, फैमिली में अगर ऑलरेडी जीन्स हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो उसके कारण कैंसरस सेल आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में बनना शुरू हो जाते हैं और वो बॉडी में स्प्रेड करके कैंसर का रूप ले लेते हैं। अच्छा, तो ये सारे कारण होते हैं कैंसर। तो लंग्स कैंसर सर क्यूरेबल है, ठीक हो सकता है, हो जाता है? सर लंग कैंसर डिपेंड करता है स्प्रेड कितना हो रखा है। अच्छा, प्राइमरी कॉज लंग कैंसर मोस्ट कॉमन होता है। हाँ। अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए उसके बाद कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और ये सारे कारण से उसको क्योर किया जा सकता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं अगर शुरुआती दौर में पकड़ में आ जाए कि लंग्स कैंसर है तो वो ठीक हो सकता है। ठीक है स्वाति जी, एक बात और, क्योंकि जैसे लंग्स की बात हम कर रहे हैं, जैसे आप लोग कह रही हैं कि पॉल्यूशन का ख्याल रखा जाए, तो ठीक है, पॉल्यूशन का ख्याल तो ठीक है अपने हाथ में नहीं होता है बहुत ज़्यादा। अगर शहरी प्रदूषित है तो आप कितना अपना बचाव कर लेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए किसी को लंग्स की बीमारी है, फेफड़े की दिक्कत है, उनको मालूम है, क्या उनको रेगुलरली मास्क पहनना चाहिए क्या, वर्क प्लेस में या कॉमन प्लेस पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, उनके लिए क्या मतलब पहनना ठीक है, नहीं पहनना चाहिए, क्या दिक्कत? बिल्कुल पहनना चाहिए मृत्युंजय जी। और खास तौर से देखिए जो N95 और N99 वाले मास्क होते हैं वो हम बोलते हैं कि काफी हद तक जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है उसको रोकने में साक्षर होते हैं। और ऐसी स्थिति में हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम बाहर निकल रहे हैं हम मास्क लगा करके निकले। और अगर हम मास्क घर में भूल गए हैं या किसी वजह से हमारे पास नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम कोई कपड़ा भी रख सकते हैं। हम ये भी ध्यान रख सकते हैं कि हम तब बाहर निकले जब प्रदूषण का स्तर कम होता है। तो आजकल बहुत ऐप्स हैं, आप AQI लेवल अपने शहर का चेक कर सकते हैं, ठीक है, एरिया का चेक ओके, तो आप और एक्सरसाइज जो करते हैं बाहर वो हमें खास तौर से ध्यान ओके, तो आप कह रहे हैं कि अगर लंग्स की बीमारी है तो आप मास्क पहन के रहें तो ये आपको और प्रोटेक्शन देगा। एक सवाल अविनाश जी आपसे और, कि जो फेफड़े की बीमारी से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, क्या उनको रनिंग नहीं करनी चाहिए सर, ब्रिस्क वॉक नहीं करना चाहिए, तेज नहीं चलना चाहिए? सर फेफड़े से रिलेटेड बीमारी में क्या होता है कि पेशेंट को अगर एक्यूट एक्सर्बेशन है, मतलब उसको अभी बीमारी बढ़ गई है, कुछ दिनों से इन्फेक्शन हो गया है या फिर किसी एलर्जी की वजह से वो इन्फेक्शन बढ़ गया है, तो हम क्या करते हैं कि 1 हफ्ते तक उनको रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। जब वो मेडिकेशन से क्योर कर जाते हैं और अपने बेसलाइन सिचुएशन में आ जाते हैं तो तब वो रनिंग और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं, तो ये डॉक्टर की सलाह पे करें, मतलब आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, है ना, डॉक्टर की सलाह पे करें। ओके, ठीक है। तो ये आपने बहुत डिटेल में बताया। एक छोटा सवाल अविनाश जी मेरा आपसे और होगा, पता नहीं ये सवाल कितना जायज़ है। बहुत सारे लोगों के मन में होता है किसी को फेफड़े की बीमारी है तो उसका जूठा मत खाओ, उसके आसपास मतलब कई तरह की भ्रांतियां भी होती है ना समाज में, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या कोई फेफड़े की बीमारी से ग्रसित है तो ऐसा कुछ है क्या, बताइए, ये बिल्कुल मिथ है? सर बिल्कुल सर, इन्फेक्शन की जो डिजीजेज होती है, एयरबोर्न डिजीजेज होती है जो हवा में फैलती है,
जो ट्यूबरकुलोसिस है, हम 2 मंथ्स के ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को अलाउड करते हैं, अदरवाइज आइसोलेशन में रखते हैं। इवन कोरोना में भी हमने पेशेंट को आइसोलेशन में रखा। तो फेफड़े की जितने भी इन्फेक्टिशियस डिजीजेज है, जो इन्फेक्शन है, जो एयरबोर्न डिजीज है, जो हवा में फैलती है, ठीक है, उसमें हमेशा पेशेंट को आइसोलेट करने का एडवाइस करते हैं जब तक वो स्प्रेडेबल है डिजीज। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अविनाश आपका, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी आपका, और इरा त्रिवेदी जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, आज के इस खास दिन में जुड़ने के लिए, और डिटेल में बताने के लिए कि आप अपने फेफड़े को, लंग्स को कैसे मजबूत रख सकते हैं।